स्टूडेंट, एक बार फिर से आपको ओके बायोलॉजी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड या पारिस्थितिकी स्तूप के बारे में, जिनको इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो ये पिरामिड्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो देखिए, पारितंत्र के अंदर विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं होती है और खाद्य श्रृंखलाओं में विभिन्न तरह के जीव सजीव होते हैं, जैविक घटक होते हैं, जिसके अंदर हम सबसे महत्वपूर्ण जो उत्पादक होता है, उत्पादक को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता को खाता है तृतीय उपभोक्ता, और तृतीय उपभोक्ता को अगर कोई खाता है उसको अपन सर्वोच्च उपभोक्ता, जिसको और कोई नहीं खा सकता, उसको अपन सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं। अगर इसको हम पोषक स्तर के रूप में लिखें, तो पोषक स्तर के रूप में हम इसको लिखेंगे कि उत्पादक है वो प्रथम पोषक स्तर होता है, प्राथमिक उपभोक्ता वो दूसरा पोषक स्तर होता है, द्वितीय उपभोक्ता तीसरा पोषक स्तर होता है, तृतीय उपभोक्ता चौथा, और सर्वोच्च अगर है तो वो पांचवा पोषक स्तर होता है। अब एक पारितंत्र के अंदर देखिए, ये जो जितने भी विभिन्न पोषक स्तर है, इनके प्रत्येक पोषक स्तर पर क्या होते हैं, सजीव होते हैं, जीव होते हैं। और उन जीवों का या सजीवों के अंदर, उनके शरीर के अंदर कार्बनिक पदार्थ होता है। उस कार्बनिक पदार्थ को हम कहते हैं बायोमास या जैव भार कहते हैं। देखिए, तो एक तो होती है कि सजीव खुद है जीव, दूसरा है उनके शरीर में जो कार्बनिक पदार्थ है, यानी सजीवों के शरीर में जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है उसको अपन बायोमास या जैव भार कहते हैं। और तीसरा होता है इस पोषक स्तर पर ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो किस तरह से हो रहा है। तो हम ये जानते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा होता है, और उत्पादकता से उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ये तीन मुख्य बातें हैं, जीव, कार्बनिक पदार्थ जिसको बायोमास कह रहे हैं, और ऊर्जा। तो यहाँ पर हम सजीव या जीव की संख्या ले लेंगे कि कौन से पोषक स्तर पर कितने कितने संख्या में जीव होते हैं, और दूसरी प्रत्येक पोषक स्तर पर बायोमास कितना होता है और ऊर्जा कितनी होती है। तो ये जो पोषक स्तर होते हैं, इन पे हम ये तीन बातें जो है, घटक है, जीवों की संख्या, बायोमास और ऊर्जा, इनको हम एक चित्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे। और वो चित्र होता है पिरामिड के आकार का जैसा। अब पिरामिड होते हैं, वो चित्र किस तरह का बनेगा, पिरामिड्स की तरह। पिरामिड क्या होते हैं, एक तरफ से तो वो चौड़ा होता है और दूसरी तरफ से वो सकरा या जिसको अपन बोलते हैं तीखा या नुकीला होता है। इस तरह से इसको ऐसे बना सकते हैं या इसको इस तरह बना सकते हैं अपन, जैसे इस तरह से बना दिया। तो एक तरफ से तो ये ज़्यादा चौड़ा है और दूसरी तरफ से ये सकरा होता है। तो या तो आप इस तरह से बना दें या इस तरह से, दोनों तरीके इसके सही होते हैं। तो ये एक पिरामिड होते हैं। इसके अंदर, अब इस पिरामिड के अंदर हम जो ये पोषक स्तर होते हैं इनको दर्शाने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये जो पिरामिड है ये एक सीधा पिरामिड है, ये भी सीधा है। यदि हम इस पिरामिड को इस तरह से बनाएं तो ये पिरामिड है वो उल्टा पिरामिड कहलाता है। इसी तरह से ये जैसे पिरामिड हमने एक बना दिया, ये उल्टा पिरामिड है। तो ये तो दोनों सीधे हैं और ये उल्टे पिरामिड हैं। अब ये ध्यान रखना है, ये जब अपन पिरामिड बनाएंगे इन तीनों घटकों का, तो यहाँ पर इस तरह से बनाने वाले हैं हम कि सबसे नीचे, चाहे वो उल्टा हो चाहे सीधा पिरामिड हो, सबसे नीचे यानी आधार में हमें लेना है उत्पादक। ये ध्यान रखना है, यानी चाहे पिरामिड सीधा हो चाहे उल्टा हो, हमें आधार में उत्पादक को ही लेना है। फिर उसके ऊपर धीरे धीरे हम जब उससे ऊपर बढ़ते हैं पिरामिड में, तो वहाँ पर हमें दूसरा पोषक स्तर, क्योंकि उत्पादक पहला स्तर हो जाता है, फिर तीसरा पोषक स्तर, चौथा पोषक स्तर, इस तरह से हम दर्शा देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, आधार में तो हमें दिखाना है उत्पादक को, बाकी हम क्रम से जो बाकी के पोषक स्तर होते हैं उनको दर्शाने वाले हैं। तो इन तीनों जीवों की संख्या, बायोमास का और ऊर्जा, इन तीनों के हम पिरामिड बनाने वाले हैं, इसके चित्र बनाने वाले हैं। और इन्हीं चित्रों को हम कहते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। इन्हीं चित्रों को हम क्या कह देंगे, पारिस्थितिकी स्तूप, या इसको पिरामिड कह देते हैं। तो ये अपन देखने वाले हैं इस टॉपिक में। देखिए,
तो देखिए, पारिस्थितिक पिरामिड या स्तूप क्या होते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड किसी पारितंत्र में प्रत्येक पोषक स्तर पर मौजूद जीवों की संख्या या जैव मात्रा, जिसको अपन बायोमास कहते हैं, या ऊर्जा को दर्शाने के लिए बनाए गए चित्र को पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। तो जीवों की संख्या का बना दो, चाहे जैव मास मात्रा का बना दो, चाहे ऊर्जा का बना दो, इनका जब अपन चित्र बनाते हैं एक पारितंत्र में, तो वो जो चित्र बनता है वो एक पिरामिड की तरह बनता है और उसको हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। प्रत्येक पिरामिड का आधार का प्रतिनिधित्व उत्पादक यानी प्रथम पोषक स्तर करता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक पिरामिड का आधारी जो भाग है, बेस उसका, उस पे हमें उत्पादक को दर्शाना है, वहाँ पर दिखाना है। जबकि शिखर का प्रतिनिधित्व सर्वोच्च उपभोक्ता करता है। और हम जानते हैं कि अगर आधार का उत्पादक कर रहा है तो सबसे ऊपर यानी शिखर जो आएगा वो उसका आएगा सर्वोच्च उपभोक्ता। तो इस तरह से हम आधार में तो दिखाने वाले हैं उत्पादक को, और उसके शीर्ष पर दिखाने वाले हैं हम सर्वोच्च उपभोक्ताओं को, चाहे वो पिरामिड सीधा हो चाहे उल्टा हो। तो इस तरह से हम पिरामिड बना देंगे। जैसे हमने उत्पादक को दर्शा दिया, फिर प्राथमिक उपभोक्ता को दर्शा दिया, फिर द्वितीय उपभोक्ता को दर्शा दिया, फिर तृतीय उपभोक्ता को हमने दर्शा दिया। इस तरह से हम इसको तो कहेंगे T1 यानी पोषक स्तर पहला, फिर T2 पोषक स्तर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। इस तरह से पोषक स्तर बन जाते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा, ये एक चीज़ हमने वो लिखी है, महत्वपूर्ण बात है कि ये जो चित्र बनाना, ये सबसे पहले किसने बताया था? तो ये पारिस्थितिकी पिरामिड बनाने की जो अवधारणा है, ये एक साइंटिस्ट थे, चार्ल्स इल्टन, इन्होंने प्रस्तुत की थी। और इस कारण से इनको हम इल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। इनके नाम के आधार पर इनको इल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। अब देखिए, पिरामिड है वो 3 तरह के हो गए। तो पिरामिड के प्रकार, तो पिरामिड 3 तरह के हो जाते हैं हमारे पास। संख्या का पिरामिड, किसकी संख्या का? यहाँ पर आप एक शब्द और लगा सकते हो, जीव की संख्या का पिरामिड है ये। तो जीव की संख्या का पिरामिड या पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स का मतलब यहाँ पर सजीवी है या जीवों की संख्या है। दूसरा होता है जैव मात्रा का पिरामिड या पिरामिड ऑफ बायोमास। तो ये जो बायोमास होता है, ये आपको बता दें कि सजीवों के शरीर में जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है उसको अपन बायोमास या जैव मात्रा कहते हैं। और तीसरा पिरामिड हमारे पास होता है ऊर्जा का पिरामिड, जिसको पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो जीवों की संख्या का पिरामिड, जीव मात्रा का पिरामिड और फिर ऊर्जा का पिरामिड, ये 3 पिरामिड हम बनाने वाले हैं और चित्र बनाने वाले हैं इन तीनों के। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जीवों की संख्या का पिरामिड, यानी जिसको अपन नॉर्मली संख्या का पिरामिड कहते हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर। तो देखिए, इस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पोषक स्तरों में जीवों की जो संख्या होती है उसको हम दर्शाते हैं। अब जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, एक हमने पारितंत्र ले लिया, घास स्थल, वन, तालाब, समुद्र और खेत। जिसमें घास स्थल, वन और खेत ये तो स्थलीय पारितंत्र है, तालाब और समुद्र ये जलीय पारितंत्र है। इसका मतलब ये जल हो या स्थलीय पारितंत्र हो, इनकी संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ये याद रखना है। सीधा का मतलब, क्योंकि उत्पादक हम आधार में लेंगे तो ये जो जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र है, इनमें जीवों की जो संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा संख्या होती है उत्पादक की, फिर उत्पादक से कम होती है प्राथमिक उपभोक्ता की, फिर प्राथमिक उपभोक्ता से कम होती है द्वितीय उपभोक्ता की, और तृतीय उपभोक्ता यानी जो या सर्वोच्च उपभोक्ता उसकी संख्या सबसे कम होती है। तो ये सबसे कम होगी तो ये पिरामिड सीधा बनेगा, क्योंकि नीचे वाला जो भाग है वो चौड़ा है, फिर धीरे धीरे ये कम हो रहा है, इसका मतलब है संख्या कम हो रही है, तो ये सीधा पिरामिड बन जाता है। इसको आप इस तरह भी बना सकते हो, इसको नीचे आप इस तरह से, जैसे आपने दिखा दिया उत्पादक, फिर आपने यहाँ पर दिखा दिया प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आपने यहाँ पर दिखा दिया द्वितीय उपभोक्ता, फिर आपने दिखा दिया तृतीय उपभोक्ता। इस तरह का चित्र भी आप बना सकते हो या इस तरह का भी बना सकते हो, दोनों ही चित्र सही है, इस तरह से बना सकते हो आप। तो ये सीधा पिरामिड, आपको सीधा पिरामिड बना देना है। तो इस ध्यान रखना है, घास स्थल हो, वन हो, तालाब हो, समुद्र हो, खेत हो, इन सब के ये जो पिरामिड्स होते हैं वे सीधे बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती है और जो उपभोक्ता होते हैं उनकी संख्या लगातार फिर
कम होती जाती है, तो उत्पादक सबसे ज़्यादा, फिर ये कम कम कम, तो ये सीधा पिरामिड हमारे पास प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको अपन एक बड़ा वृक्ष ले लेते हैं, एक बड़ा पेड़ ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ा बड़का पेड़ है या बरगद का वृक्ष है, तो एक बड़ा वृक्ष है, तो वो भी एक पारितंत्र की तरह काम करता है। तो उसकी जीवों की संख्या का पिरामिड कैसा होगा, तो वो हमेशा उल्टा होगा। क्योंकि हम यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर अपन एक वृक्ष ले रहे हैं, एक बहुत बड़ा एक पेड़ है मान लीजिए बरगद का, तो उस बरगद पर पक्षी रहते हैं और पक्षियों पर बहुत सारे परजीवी रहते हैं। तो एक तरह से ये एक परजीवी खाद्य श्रृंखला चलेगी इसके ऊपर। ये जो बड़ा वृक्ष है, यहाँ पर जो खाद्य श्रृंखला चलेगी वो एक परजीवी खाद्य श्रृंखला चलेगी। परजीवी खाद्य श्रृंखला कौन सी होती है, जो उत्पादक से तो शुरू होती है और फिर छोटे जीवों से बड़े, उससे बड़े जीवों से होते हुए छोटे जीवों की तरफ जाती है, छोटे जीवों की तरफ। तो ये एक परजीवी खाद्य श्रृंखला होती है। तो इसका पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इस तरह का बनेगा उल्टा। या आप इस तरह को, इसको इस तरह भी बना सकते हो, ऐसे बना दिया, फिर आपने इसको ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, तो ये भी उल्टा पिरामिड है। क्यों है, क्योंकि हमें आधार में देखिए वृक्ष दिखा दिया, यानी उत्पादक को दिखा दिया, फिर वृक्ष पर जो पक्षी रहते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वृक्ष तो एक ही है, इस पर जो पक्षी रहते हैं वो अनेक रहते हैं, खूब सारे रहते हैं, और इन पक्षियों के शरीर पर जो परजीवी रहते हैं उनकी संख्या और भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से एक बड़े वृक्ष का जीवों की संख्या का पिरामिड ले रहे हैं अपन। तो वृक्ष तो उत्पादक तो एक ही है, फिर उस पर पक्षी ज़्यादा रह रहे हैं, पक्षियों पर परजीवी ज़्यादा रह रहे हैं, तो एक उल्टा पिरामिड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि एक वृक्ष में अधिक संख्या में पक्षी रहते हैं और इन पक्षियों पर और अधिक संख्या में परजीवी आश्रित रहते हैं, इसलिए ये पिरामिड कैसा बन जाता है, उल्टा या इन्वर्टेड हो जाता है। दूसरा अपन ले लेते हैं जैव मात्रा का पिरामिड, जिसको बायोमास का पिरामिड भी अपन कह सकते हैं। देखिए इस तरह का जो पिरामिड होता है वो प्रत्येक पोषक स्तर पर अपन जैव मात्रा या जैव भार, जिसको अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बायोमास, इस बायोमास को दर्शाएंगे। और बायोमास क्या होता है, प्रत्येक पोषक स्तर पर जो सजीव होते हैं उनके शरीर में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी है, तो उसको हम दर्शाने वाले हैं। तो देखिए वन, घास स्थल, खेत और एक विशाल वृक्ष पारितंत्र, यानी ये सारे के सारे किस तरह के पारितंत्र हो गए, ये सारे के सारे स्थलीय पारितंत्र हो गए। तो जो वन है, घास स्थल है, एक खेत है, एक विशाल वृक्ष है, इन सब का जीव मात्रा का या जैव मात्रा जो बायोमास का पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनेगा। अब देखिए सीधा क्यों बनेगा, क्योंकि नीचे अपन उत्पादक को लेंगे। अब देखिए उत्पादक का, जो उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं उनमें जैव मात्रा या जैव भार सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता का जैव भार कम होगा, फिर द्वितीय उपभोक्ता का जैव भार कम होगा, फिर तृतीय उपभोक्ता का और ही कम होगा, फिर सर्वोच्च उपभोक्ता का और ज़्यादा कम होगा। तो कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा किस में मिलेंगे, पौधों में मिलेंगे, इसलिए ये पिरामिड सीधा बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक जलीय पारितंत्र अपन ले लेते हैं, जलीय पारितंत्र जिसमें समुद्र ले लें, तालाब ले लें या कोई झील ले लें, उसकी जैव मात्रा का जो पिरामिड होता है वो उल्टा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जल के अंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं होते हैं, बहुत बारीक प्लैंकटन होते हैं जो कि एककोशिकीय संरचना वाले होते हैं, बहुत बारीक बारीक, जो कभी बार तो अपने आंखों से भी नहीं दिखते हैं, ऐसे वहाँ पर जलीय पौधे होते हैं। तो उन सब पौधों का अगर अपन जैव मात्रा लें, उनका कार्बनिक पदार्थ निकालें तो बहुत ही कम आएगा। तो उत्पादकों का जो बायोमास है वो कम है, फिर उसको खाने वाले जो जलीय छोटी मछलियां हैं वो ज़्यादा है उनका जैव भार, फिर उनको खाने वाले बड़ी मछलियों का और ज़्यादा है, फिर उनको खाने वाले और जो बड़ी मछलियां हैं उनका जैव भार और भी ज़्यादा है। तो इस तरह से जलीय पारितंत्र का जैव मात्रा का पिरामिड उल्टा आता है। ये इस तरह से आपको उल्टा बनाना है, ये ध्यान रखना है। जलीय पारितंत्र में जो उत्पादक होते हैं वो उत्पादक पलवक होते हैं, शैवाल होते हैं, डायटम्स होते हैं, इसलिए इनका जैव भार क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ पर सीधा क्यों होता है, क्योंकि ये जो उत्पादक होते हैं यहाँ पर स्थलीय पारितंत्र में, ये बड़े या विशाल वृक्ष होते हैं, इसमें वृक्ष आते हैं, बड़े और विशाल पेड़ पौधे या वृक्ष होते हैं, इसलिए इनका जैव मात्रा बढ़ जाती है। तो ये यहाँ पर तो जलीय पारितंत्र का तो उल्टा आएगा और स्थलीय पारितंत्र यहाँ पर सीधा आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है।
और तीसरा जो पिरामिड है वो एक ही तरह का है, सीधा ही बनेगा, उसको अपन बोलते हैं ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड तो चाहे कोई सा भी पारतंत्र हो, चाहे स्थलीय हो और चाहे जलीय हो, चाहे एक वृक्ष हो, सबका पिरामिड सीधा बनेगा। देखिए, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था यानी सीधा होता है, खड़ी अवस्था में होता है, मतलब सीधा बनता है इस तरह से। कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, ये कभी भी आपको उल्टा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब ऊर्जा किसी एक विशेष पोषक स्तर से अग्र पोषक स्तर यानी आगे के पोषक स्तर में पहुंचती है, तो हर पोषक स्तर पर ऊर्जा में कमी होती जाती है। ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि केवल 10% ऊर्जा संचित होती है, 90% ऊर्जा खर्च कर ली जाती है। लगातार एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक से उपभोक्ता की ओर जैसे जैसे ऊर्जा जाती है वो कम होती जाती है। तो ऊर्जा पिरामिड द्वारा प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा दर्शाई जाती है। तो हम क्या करेंगे? ऊर्जा दर्शा देंगे। तो देखिए, हमने सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें होती है? उत्पादक में। तो हमने इस तरह से इसको दर्शा दिया है। जैसे इसमें 10,000 कैलोरी है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जब उत्पाद को खाएगा तो इसमें कितनी संचित होगी? 1000 किलो कैलोरी, क्योंकि ये 9,000 तो 90% तो खर्च कर लेगा, केवल इसके शरीर में संचित होगी 1000 किलो कैलोरी। फिर इसको खाएगा द्वितीय उपभोक्ता, तो इसका 10% यानी 100, ये 100 जूल में ले रहे हैं इसको अपन। और तृतीय उपभोक्ता जब खाएगा तो इसमें 10 जूल ही रहेगी, और सर्वोच्च उपभोक्ता में मात्र 1 जूल है। तो लगातार देखिए ऊर्जा की मात्रा कम होती जा रही है। तो हमेशा ऊर्जा का पिरामिड सीधा आएगा, चाहे कोई सा भी पारतंत्र हो। इसको आप इस तरह भी बना सकते हो, जैसे अभी बताया था आपको, इस तरह बना दो, फिर इसको इस तरह से बना लो, इस तरह से बना लो, या इस तरह से बना लो। तो ये हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। हमने 5 दर्शा रखे हैं, तो यहाँ पर हम एक नीचे और दर्शा देते हैं, ये लो। तो ये तो हो जाता है उत्पादक, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता, ये तृतीय उपभोक्ता, और ये चतुर्थ उपभोक्ता, यानी प्रथम पोषक स्तर, दूसरा पोषक स्तर, और चौथा और पांचवा T1, T2, T3, T4, T5 ट्रॉपिक लेवल है ये ऊर्जा स्तर। तो ये ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ध्यान रखना है कि ये सीधा ही बनेगा, कभी भी उल्टा नहीं होता ये, चाहे कोई सा भी परितंत्र हो, ये याद रखने वाली बात है। देखिए, यहाँ पर अपने एक प्रश्न ले लेते हैं कि अधिकतर पारिस्थितिकी तंत्रों में संख्या का, जैव मात्रा का और ऊर्जा के पिरामिड आधार से ऊपर की ओर सीधे होते हैं। यानी ज़्यादातर आप जो पिरामिड देख रहे हो वो सीधे बन रहे हैं, चाहे वो जैव संख्या का हो, जैव भार का हो, और ऊर्जा का हो। ऊर्जा के तो हमेशा सीधे बनते हैं, तो ज़्यादातर पिरामिड सीधे होते हैं। उसका कारण क्या है कि उत्पादकों की संख्या, उनकी जैव मात्रा और ऊर्जा ये शाकाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है। देखिए, उत्पादकों की संख्या भी ज़्यादा होती है नॉर्मली, केवल जलीय पारतंत्र आपके ये एक वृक्ष को छोड़कर। जैव मात्रा भी ज़्यादा होती है एक केवल जलीय पारतंत्र को छोड़कर, और ऊर्जा तो सबसे ज़्यादा उत्पादकों में होती है। तो उत्पादकों में संख्या भी ज़्यादा होती है, उनका जैव मात्रा भी ज़्यादा होता है, और ऊर्जा भी ज़्यादा होती है, यानी शाकाहारियों से ज़्यादा होती है। और शाकाहारी प्राणियों की संख्या, जैव मात्रा और ऊर्जा मांसाहारियों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अतः अधिकतर पिरामिड सीधे ही बनते हैं। तो आपकी किताब के अनुसार इस तरह का कुछ दिया हुआ है कि ये ज़्यादातर सीधे ही क्यों बनते हैं। तो आपको ये लिख देना है कि उत्पादकों की संख्या, उनका जैव मात्रा और ऊर्जा उत्पादकों में शाकाहारियों से ज़्यादा होती है, और शाकाहारियों की संख्या, जैव मात्रा और ऊर्जा मांसाहारियों से ज़्यादा होती है। तो इसलिए सीधे बनेंगे ज़्यादातर। अब अपन पारिस्थितिकी की जो पिरामिड है उसकी कुछ कमियां भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें चित्र तो हमने बना दिया है, ये भी मैंने पता लगा लिया है कि कौन से पोषक स्तर में जीवों की संख्या, उनकी जैव मात्रा, ऊर्जा कितना कितना है, तो अपन को पता चल जाता है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी है। देखिए, पहली कमी है, 2 या अधिक पोषक स्तरों से संबंधित जाति का उल्लेख नहीं करते। यानी कई बार कोई एक ऐसी जाति होती है पारितंत्र में जो दो, एक या एक से अधिक स्तरों, पोषक स्तरों से संबंधित होती है। जैसे हमारा खुद का अपन उदाहरण ले लें, मानव। तो मानव कभी कभी तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, कभी द्वितीय उपभोक्ता होता है, और कभी हम सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में भी रहते हैं। तो ये हम एक या एक से ज़्यादा स्तरों से संबंधित होते हैं। तो उसका कहीं पर भी यहाँ पर उल्लेख नहीं मिलता है। पिरामिड में एक सीधी या एक साधारण खाद्य श्रृंखला बनती है। जैसे अपने पिरामिड देखे थे, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, सीधी सी श्रृंखला दिखाई देती है जो प्रकृति में विद्यमान नहीं होती है। यानी ऐसी श्रृंखला प्रकृति में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि
प्रकृति में आहार श्रृंखलाएं जटिल आहार जाल के रूप में जुड़ी रहती है, क्योंकि आहार जाल के रूप में वो बंधी हुई रहती है। एक आहार जाल में बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती है, इसलिए एक सीधी श्रृंखला हमें प्रकृति में देखने को नहीं मिलती है। तीसरी कमी ये है कि आहार जाल का इसमें समावेश नहीं है। कहीं पर भी आपको आहार जाल का कोई शब्द भी नहीं दिखा, यहाँ पर किसी तरह का आहार जाल के बारे में नहीं बताया, तो यहाँ पर आहार जाल के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, उसका कोई समावेश नहीं है, तो ये भी कमी है। इसमें मृतोपजीवी प्राणी का कोई उदाहरण नहीं है। हमने उत्पादक पढ़ लिया, प्राथमिक द्वितीय तृतीय उपभोक्ता सब पढ़ लिए, लेकिन मृतोपजीवी जो कवक या जो जीवाणु होते हैं उनका यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है, कोई उनको स्थान नहीं दिया गया है, तो ये भी इसकी कमी है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं, तो हमने नोट डाल के इसमें लिखे हैं। तो देखिए कि हमें ये अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि पोषण स्तर एक क्रियात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि पारतंत्र किस तरह से कार्य कर रहा है उसका ही ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, किसी प्रजाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। एक प्रजाति एक ही समय पर एक ही पारतंत्र में एक से अधिक पोषक स्तरों पर निहित हो सकती है। जैसे मनुष्य है, तो उसी तरीके से मनुष्य क्या होता है कि एक समय में एक पारतंत्र के एक से ज़्यादा पोषक स्तरों में समावेशित हो सकता है। जैसे एक गोर या एक चिड़िया है, जब ये बीज या फल या मटर खाती है तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है, किंतु जब ये कीटों को या केंचुओं को खाती है तो ये क्या बन जाती है, द्वितीय उपभोक्ता बन जाती है। तो इस तरह से एक ही चिड़िया है, एक ही सजीव है, वो कभी प्राथमिक उपभोक्ता है, कभी द्वितीय उपभोक्ता है। तो इस तरह से जो पोषक स्तर होते हैं वो एक क्रियात्मक स्तर है, किसी प्रजाति को वो दर्शाते नहीं है। इसी तरह से एक उदाहरण लेते हैं कि जब मनुष्य पौधों या उनके उत्पादों को खाता है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। जब अपन पौधों या उसके उत्पाद फल फ्रूट फल वगैरह या सब्जियां वगैरह खाते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता है। लेकिन जब मनुष्य शाकाहारी प्राणियों को भोजन के रूप में खाता है, यानी मांस खाता है, तो वो द्वितीय उपभोक्ता होता है। तो इस तरह से एक ही सजीव एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में समावेशित है। तो इसका उल्लेख कहीं पर भी पिरामिड में नहीं है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि पोषक स्तर केवल क्रियात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि किस तरह से पारतंत्र काम कर रहा है, तो वहाँ पर किसी प्रजाति का हम उल्लेख नहीं करते हैं। तो ये आज के विषय में हमने पढ़ा है, पारिस्थितिकी जो पिरामिड है उनके बारे में पढ़ा है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा की है।